कहानी यूं शुरू होती है कि युका शोकन को काफी देती है और वो सोचता है कि उसे उसकी पसंद कितनी अच्छी तरह मालूम है। वो ख्याल करता है कि किस तरह कैस्मो मायोका उसकी 10 साल की बेहतरीन दोस्त है और अभी तक इनके दरमियान ज्यादा कुछ नहीं बदला। वो दोनों एक साथ बैठकर वीडियो गेम खेलते हैं जैसे बचपन में खेलते थे। वो अपना तारीफ कराता है कि इसका नाम कोई शोइची है, वही पुराना नाम जो पिछले 10 साल से इसके लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। इसे ये देखकर थोड़ा हैरत होती है कि योका अब भी वीडियो गेम्स, खासकर फाइटिंग गेम्स में दिलचस्पी रखती है। उसे लगा था कि वक्त के साथ शायद उसकी दिलचस्पी बदल जाएगी। बातों के दौरान वो महसूस करता है कि योका हमेशा से दूसरी लड़कियों से कुछ अलग है। उसे महसूस होता है कि शायद उनके ताल्लुक में कुछ बदल रहा है, मगर वो इस ख्याल को नजरअंदाज कर देता है। वो दोनों गेम खेलते रहते हैं और शोकन इस बात पर सोचता है कि उसकी दोस्ती आज के लिए कितनी अहम है, मगर साथ ही ये भी सोचता है कि अगर उसने योका को एक दोस्त से बढ़कर समझना शुरू किया तो शायद सब कुछ बदल जाए। वो देखता है कि उनकी कुर्बत के बावजूद वो हमेशा बेहतरीन दोस्त ही रहे हैं और इस तसलसल की उसे बहुत कदर है। कहानी अब शू की स्कूल की जिंदगी पर मुंतकिल होती है, जहां एक क्लास फेलो उससे मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में पूछता है। शू महज़ब अंदाज में जवाब देता है, मगर उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता और साफ जाहिर कर देता है कि उसे लोगों से गहरे ताल्लुकात बनाने का शौक नहीं। सोचता है कि अक्सर लोग इससे इसके खानदान की शोहरत की वजह से दोस्ती करना चाहते हैं, ना कि खलूस से। वो उन गैर जरूरी पेचीदगियों से बचने के लिए लोगों से दूर रहना पसंद करता है और सिर्फ योका से ही अपनी कुर्बत महसूस करता है। शू को याद आता है कि इसकी और योका की दोस्ती कैसे शुरू हुई थी। योका एक दिन उसके पास आई जब वो अकेला था, बगैर किसी झुझक के अपना तारिफ करवाया। दूसरे लोगों के बरक्स योका ने इसकी खानदानी हैसियत में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि इसकी शख्सियत को दोस्त बनाना चाहा। यह हकीकी ताल्लुक इनकी पायदार दोस्ती की बुनियाद बना और शू को याद है कि योका ने उसकी जिंदगी में कितनी खुशियां लाई। अब वो अपने आप को एक ऐसी सूरत हाल में पाता है जहां उसका दादा उसे खानदानी कारोबार के वारिस के तौर पर एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर कर रहा है। शू को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन खानदानी दबाव की वजह से वो लड़की से मिलने के लिए राजी हो जाता है। चंद दिन बाद मुलाकात होती है और शू हैरानी महसूस करता है जो इसके लिए निया है। लड़की की खूबसूरती उसे हैरान कर देती है और उसे शक होता है कि शायद वो पहली नजर में मोहब्बत का शिकार हो रहा है। शो उस कैफियत को समझने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों वो ऐसी जज्बाती कशमकश में है, जबकि पहले कभी किसी के जाहिर से मुतासिर नहीं हुआ। ये सब कुछ इसके लिए अजीब है क्योंकि इसने हमेशा लोगों से, खासकर मोहब्बत के मामलात में, दूर रहने को तरजीह दी है। मगर अब ये मुलाकात उसके मामूल के रवैये पर सवाल उठा रही है कि क्या उसके अंदर कुछ गहरा एहसास जन्म ले रहा है। शो हैरान होकर लड़की की तरफ देखता है और फौरन पहचान लेता है कि वो योका है। योका मुस्कुराती है और इतराफ करती है कि इसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी उसे पहचान लेगा, और यूं लगता है जैसे इसका सरप्राइज मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। शो हैरत में मुब्तला होकर समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। हकलाते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई। योका मुस्कुराते हुए कहती है कि वो शादी के इंटरव्यू के लिए आई है, और ये सुनकर शू का दिमाग चुकरा जाता है। जब शॉ सूरत हाल को समझने की कोशिश करता है तो उनके दादा, जो दोनों को बात करते देख रहे होते हैं, पूछते हैं कि क्या उन दोनों की पहले कभी मुलाकात हुई है। ये सुनकर योका दिल ही दिल में हल्की सी सांस लेती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उनके दादा ने पहले के ये सब प्लान कर रखा है। हालांकि वो जाहिर कुछ नहीं कर रहे। कुछ देर बाद बड़े उन्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो आराम से बात कर सकें। शो झुझकते हुए अपना तारिफ कराता है, जिस पर योका हंसकर कहती है कि उसे ये सब पहले से मालूम है। दोनों रस्मी बातें करते हैं और योका कहती है कि वो काफी बदल गया है और पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा है। शू इसे शुक्रिया कहता है और इतराफ करता है कि इसने शुरू में उसे पहचाना ही नहीं। उसे कुछ देर के लिए फिक्र होती है कि कहीं योका उसे महज रस्म निभाने वाला ना समझे, मगर उसकी मुस्कुराहट उसे मुतमईन कर देती है। फिर योका थोड़ा अपने लिबास की तारीफ करती है, जिस पर शू शर्मिंदा हो जाता है और मुआफी मांगता है। योका उसे तसल्ली देती है और बताती है कि वो बचपन में अक्सर लड़का बन कर रहती थी, इसी वजह से तब ये सब गलत फहमियां पैदा हुई। वो अपने बगावत वाले दूर का जिक्र करती है और कहती है कि उस वक्त उसे अपना नाम भी पसंद नहीं था, मगर शू उन चंद लोगों में से था जो उसे समझते थे। माजी को याद करते हुए शू नोट करता है कि अब योका काफी ज्यादा निस्वानियत वाली लग रही है, जिससे वो थोड़ा सा उलझ जाता है। अचानक योका करीब आती है और एक तजवीज देती है, जिस पर शू हैरान हो जाता है। योका समझाती है कि दोनों के खानदान उनकी शादी चाहते हैं और यही शादी की मुलाकात का मकसद भी है। शो मजाक में पूछता है कि कहीं वो शादी को हल्का तो नहीं ले रही, मगर योका कहती है कि अगर वो ज्यादा सोचेगी तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। शो सोचता है कि ये सूरत हाल इसके लिए आसान भी हो सकती है।
क्योंकि योका उसके माजी की वाहिद शख्सियत है जिसके साथ वो सुकून महसूस करता है। योका उसके चेहरे पर सोचती हुई कैफियत को देखकर उसे हाल में वापस लाती है और पूछती है कि क्या वो अपनी सोच में मसरूफ हो गया था। शू सर हिलाकर जवाब देता है और योका शर्मीली सी हंसी के साथ पूछती है कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है। शू उसे रोक देता है और कहता है कि ये बात उसे कहनी चाहिए। वो खड़ा होकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और योका खुशी खुशी हाँ कर देती है। दोनों साथ बाहर निकलते हैं और अपने मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करते हैं। दोनों नए सफर के लिए पुरजोश नजर आते हैं। योका गाड़ी में बैठते हुए खुद से हंसकर कहती है, मंगनी की बात जिस तरह उसने सोचा था वैसे तो ना हुई, मगर नतीजा उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकला। योका शू के कहे हुए अल्फाज को अपने दिमाग में दोहराती है, खास तौर पर जब उसने कहा था बराहे करम मुझसे शादी करो। वो खुशी और सुकून की एक लहर महसूस करती है क्योंकि वो तकरीबन ये सोच चुकी थी कि शायद शू इसे मना कर देगा, लेकिन जब उसने खुद ही ये सवाल कर लिया तो योका की खुशी दे देनी थी। इसकी माँ उसकी हल्की सी मुस्कुराहट को देखती है और छेड़ती है कि वो अपनी खुशी को दबाने की कोशिश कर रही है। योका शर्मा जाती है और अपनी माँ से दरखास्त करती है कि वो शू को उसके जज्बात के बारे में ना बताएं, क्योंकि वो न्यूह नहीं चाहती कि शू उसे बहुत ज्यादा मुश्ताक समझे। अंदरूनी तौर पर योका सोचती है कि शू के लिए इसके रोमानवी जज्बात वक्त के साथ और बढ़ गए हैं, हालांकि वो अब भी समझती है कि शू उसे महज एक दोस्त के तौर पर ही देखता है। वो पुरज़म है कि उसके सामने खुद को ठंडा रखे और अपने गहरे जज्बात को छुपाए। माँ मजाक में कहती है कि यूका ने खुद ही सब कुछ इस तरह तरतीब दिया कि शू उसे चुन ले, और सोचती है कि उसने अपनी इतनी नीडी बेटी कैसे पैदा की। यूका और शू छत पर खड़े हैं, ये महसूस करते हुए कि आज से उनकी शादीशुदा जिंदगी का सफर शुरू हो रहा है। यूका को लगता है कि अब तक का सफर एक आराम दासी सीर की तरह था, लेकिन अब चीजें संजीदा हो रही हैं। मंगनी और खानदान की मुलाकातें तो सिर्फ आगाज थीं, असल शादी का सफर शुरू होना है। शू आराम से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि कुछ शुरू किया जाए, और योका शर्मीली सी एतराफ करती है कि उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। फिर वो मजाकन पूछती है कि वो उससे इतनी रस्मी अंदाज में क्यों बात कर रहा है, और कहती है कि इसे अबे इज्जत वाले अल्फाज छोड़ देने चाहिए। शू उससे इत्तेफाक करता है और योका उसकी तारीफ करती है। जब वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो योका उससे पूछती है कि वो पहले क्या बात कर रहा था। शू बताता है कि सामान लाने वाली कंपनी तकरीबन पहुंचने वाली है, और चूंकि उसने रस्मी अंदाज छोड़ दिया है तो योका को भी ऐसा ही करना चाहिए। योका शर्मीली सी हंसी के साथ मान जाती है और सोचती है कि उसे अपना नया नाम कितना पसंद आया है। वो शू को छेड़ती है कि बचपन में उसने उसे युचान क्यों नहीं कहा। फिर योका गुफ्तगू को बेडरूम के मौजू की तरफ ले आती है और पूछती है कि क्या उन्हें एक ही बस्तर में सोना चाहिए जैसे बचपन में करते थे। वो कहती है कि रात गए तक बातें करने में मजा आएगा। शू थोड़ा चौंक जाता है और सोचाता है कि शायद वो मजाक कर रही है। शादी शुदा जोड़ों के लिए एक ही बस्तर बांटना तो आम बात है, लेकिन फिर भी उसे ये जरा अजीब सा लगता है। अपने ख्यालात से निकलकर वो उसके जवाब में हल्की सी मुस्कुराहट देता है। शू ने तजवीज दी कि वो शुरू में अलग अलग कमरों से आगाज करें ताकि मेहमानों के लिए भी जगह रहे। नरूस अंदाज में वो कहता है कि बाद में वो फैसला कर सकते हैं कि क्या उन्हें साथ सोना चाहिए। योका उसकी झुझक पर हंसती है, जबकि शू सोचता है कि क्या वो उस नए माहौल में ठीक रहेगा। योका प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि वो इस सब के लिए बहुत परजोश है, जिस पर शू को लगता है कि उसकी मुस्कुराहट में शरारत की चमक छुपी है। योका बहुत कम अपने गाल के पिठे इस्तेमाल करती है और इस मुस्कुराहट से उसका चेहरा थोड़ा सा टीढ़ा महसूस हो रहा था। शू ने तजवीज दी कि वो कमरों को देखें और सामान के पहुंचने से पहले कुछ तरतीब बना लें। योका फौरन मान जाती है और सोचती है कि जब शू आखिरकार एक ही बस्तर में सोने का फैसला कर लेगा तो क्या होगा। उस ख्याल पर वो हंसती है, जिस पर शू चौंक जाता है। जब वो पूछता है कि क्या उसने कुछ कहा है तो वो फौरन इनकार कर देती है। शू फिर उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। योका हंस करके है कि वो बस नए घर के बारे में पुरजोश है। दोनों सामान खोलने और खाना खाने के बाद साथ बैठते हैं। शू उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उन्हें अभी फर्नीचर और कुछ घर के आलात खरीदने की जरूरत है। योका मानती है और तजवीज देती है कि वो कल खरीदारी के लिए जाएं। वो दोनों खामोशी से बैठे चाय पीते हैं और एक दूसरे को हल्की सी झुझुक के साथ देखते हैं। योका शू के साथ बैठकर कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस करती है और सोचती है कि पहले उनकी बातचीत में इतने खामोशी के लम्हात नहीं होते थे। वो उसके साथ रहने पर पुरजोश है, लेकिन अब 10 साल गुजर चुके हैं और चीजें वैसी नहीं रही जैसी पहले थीं। खामोशी को तोड़ते हुए वो शू से पूछती है कि वो अपने फारिग वक्त में क्या करता है। शू बताता है कि वो अब ज्यादातर किताबें पढ़ता है। योका मुस्कुराती है और माजी को याद करती है जब वो हमेशा बाहर खेलने और मट्टी में गंदा होने में लगा
रहता था। वो दोनों यादों में खो जाते हैं और शू उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे नए तजुर्बात दिखाए और इतराफ करता है कि उसके साथ वक्त हमेशा ज्यादा मजे का होता था। योका हल्का सा शर्मा कर मुस्कुराहट छुपा लेता, मजीद खूबसूरत बना दिया। वो हंसते हैं कि वो कितने बेपरवाह थे, बगैर किसी को बताए कि वो कब वापस आएंगे। उनकी बातचीत आसानी से चलती रहती है, जैसे वो पुरानी यादें ताजा कर रहे हों, जैसे जब शू ने एक नारंगी खाया था और योका ने इसे एक खूबसूरत पत्थर समझ लिया था। आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि काफी देर हो चुकी है और वो इख्तिताम का सोचते हैं। शाम को योका बर्तन धोने की पेशकश करती है, जबकि शू नहाने की तैयारी करता है। शू सोचता है कि कैसे वो दोनों एक आरामदाह जिंदगी में वापस आ गए हैं, मगर अब भी एक बात करनी बाकी है। योका शर्माते हुए पूछती है कि क्या वो उसके साथ नहाना चाहेगा, जिस पर शू झुझक कर फौरन मना कर देता है और कहता है कि वो पहले नहा लेगा। योका थोड़ी सी मायूस लगती है, मगर बात को हंसी में उड़ा देती है। शू जब बात तब भर रहा होता है तो उसकी सोच में योका की शरारतें और उसका अंदाज बार बार आते हैं और वो खुद को हैरान पाता है कि ये सब उस पर ज्यादा असर डाल रहा है। उधर योका बर्तन धोते हुए ख्यालात में खो जाती है और एक लम्हे के लिए अपने शौहर के साथ नहाने का ख्वाब देखती है, मगर जल्द ही इस ख्याल को दूर कर देती है। नहाने के बाद योका पाजामे में मलबूस शू को आवाज देती है, जो सोफे पर बैठा होता है। वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है और याद दिलाती है कि वो हमेशा लंबे नहाने का आदी था, मगर उसे इंतजार ना करवाने के लिए जल्दी नहा लिया। शू एतराफ करता है कि वो हमेशा ऐसा ही रहा है, मगर योका पहले ही उसके खानदान से बात करके ये बात जान चुकी थी, जिस पर उसे हैरत होती है कि वो इस कदर संजीदगी से हर बात को ले रही है। योका शू से कहती है कि वो चाहती है कि वो दोनों मजीद आरामदाह और बेतकल्लफ हों, जैसे वो अपने बचपन में बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे। इजाफी ख्याल रखना वो चीज है जिससे वो बचना चाहती है। शू भी मानता है और कहता है कि वो समझता है कि जो एक के लिए ज्यादा है दूसरे के लिए इतना ना हो और वो हमेशा बात कर सकते हैं। वो तय करते हैं कि आइंदा के लिए वो बारी नहाते वक्त पानी को वही छोड़ देंगे। जैसे ही योका अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, वो अचानक मुड़कर शर्माते हुए शब बुखैर के बोसे की फरमाइश करती है। शू हंसते हुए उसे हंसी में टाल देता है, जबकि योका दिल ही दिल में सोचती है कि वो अपनी बात में संजीदा थी। इंदर जाते हुए वो फर्श पर बैठकर जला सा एहसास महसूस करती है। दूसरी तरफ शू सोचता है कि वो अपने जज्बात पर काबू खोने के करीब था। उनकी दोस्ती पहले जैसी है, मगर चीजें जैसे बोसा या एक साथ नहाना अब कुछ मुख्तलिफ महसूस होती हैं। योका अपने कमरे में सोच रही होती है कि गुफ्तगू के दौरान उसका दिल किस तरह तेजी से धड़क रहा था और वो अपने आप को याद दिलाती है कि योका ने उस शादी के लिए उस एतमाद के साथ हामी भरी थी कि शू उसे उसके बेहतरीन दोस्त की तरह समझेगी और वो इस एतमाद को तोड़ नहीं सकता। अगले दिन शू और योका घर की चीजें खरीदने निकलते हैं। योका एक हाईटेक एयर क्लीनर की तरफ इशारा करती है जो दारुमा की शक्ल का होता है और उसके फीचर्स की वजाहत करती है। शू को ये समझ नहीं आती कि ये इतना जदीद क्यों है, लेकिन योका उसे पसंद कर लेती। खरीदारी के दौरान शू ये भी महसूस करता है कि लोग खास तौर पर योका की तरफ देख रहे हैं, जो शायद उस तवज्जो की आदी हो चुकी है। वो थोड़ा खुद को हल्का महसूस करता है, ये सोचकर के लोग ये ना सोचें कि योका जैसी लड़की उसके साथ क्यों है। निकालती है और उसे बताती है कि इसने इसके लिए खाना बनाने का मंसूबा बनाया है। शू उसके साथ बाजार जाने पर राजी हो जाता। रात के खाने पर शू मुख्तलिफ पकवानों की तादाद देखकर हैरान होता है और पूछता है कि क्या ये सब ऑर्डर किए गए हैं। योका हंसती है और फख्र से कहती है कि ये सब उसने खुद बनाया है। शू उसके खाने की लज्जे से मुतासिर होता है और मजाक में कहती है कि ये 10 साल की मेहनत का नतीजा है। हालांकि फौरन ही वो मान जाती है कि ये एक मजाक था। शू को यकीन हो जाता है कि उसने कुकिंग क्लासेस ली होंगी, मगर वो बताती है कि इसने शू की वालदा से खानदान की खास तरकीबें सीखी हैं। ये सुनकर शू हैरान रह जाता है, मगर योका सिर्फ मुस्कुराकर उसे मजीद खाना पेश करती है। खाने के दौरान योका सोचती है कि इसने शू को खुश करने के लिए खास तौर पर खाना तैयार किया था और ये उसके दिल के ईन मुताबिक बना। चंद दिन साथ गुजारने के बाद दोनों एक तरतीब में ढल चुके हैं और एक दूसरे से आदतन सलाम दुआ करने लगते हैं। ताहम योका को पाजामे में देखकर अब भी शू का दिल तेज धड़कने लगता है। सुबह दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं और योका बावर्ची खाने की तरफ जाती। शू मेज पर बैठा बातचीत का रुख स्कूल की तरफ मोड़ देता है और उसे याद दिलाता है कि स्कूल में उनका रिश्ता खफिया रखना जरूरी है। योका समझते हुए उस बात से इत्तिफाक करती है और पहले स्टाफ रूम में अपना तारफ करवाने के लिए निकलती है। योका शू की इस बात पर भी ध्यान देती है कि उसे लोगों से घलने मिलने में दख्त होती है और वो उसके स्कूल के हालात के बारे में फिक्रमंद होती है। शू एतराफ
इतराफ करता है कि पिछली बार से चीजें और खराब हो गई हैं और अब बाकायदा तन्हा हो चुका है। हमेशा की तरह खुशमजाज योका स्कूल में दोस्त बनने का इरादा जाहिर करती है। योका को उसके नए साथियों के सवालात की भरमार का सामना करना पड़ता है। वो देखती है कि कुछ लोग वाकई उसमें दिलचस्पी रखते हैं, जबकि कुछ के इरादे शायद इतने मुखलिस नहीं हैं। जब योका शू के सामने बैठकर अपना तारफ कराती है, शू सोचता है कि वो उसके दोस्त बनने की ख्वाहिश पर कैसे रद्दअमल दे। उसे अपनी पिछली बातचीत याद आती है जिसमें उन्होंने स्कूल में अपने ताल्लुक को खुफिया रखने का फैसला किया था। कुछ हिचकिचाहट के बाद वो आखिरकार मान जाता है और क्लास में चिमगुइयां शुरू हो जाती हैं कि शू खुलकर लोगों से मिलने लगा है। कुछ लोग सोचते हैं कि शू शायद खूबसूरत लड़कियों की तरफ कमजोर है या फिर कैस्मा कनेक्शन इतना मजबूत है कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिन के आखिर में योका खुश है कि सब ठीक रहा, मगर शू को पता है कि असल चैलेंज अभी बाकी है, स्कूल में दोस्त बनकर रहना और अपने रिश्ते को राज में रखना। उस रात दोनों दिन भर के वाकयात पर गौर करते हैं। योका हंसती है कि इसने इतनी मामूली बात जैसे दोस्त बनने पर इतनी फिक्र की। वो शू को याद दिलाती है कि ये तो बस साथ क्लासेस में जाने, छोटे मोटे बातचीत करने और दोपहर खाना साथ खाने की बात करा। योका के दिल में शू के करीब रहने की एक ज्यादा जाती वजह भी है। वो नहीं चाहती कि शू स्कूल के बाकी दिनों में अकेला महसूस करे। चंद दिन बाद शो देखता है कि योका के दोस्त उसके साथ काफी आरामदेह महसूस करने लगे हैं और वो वक्त गुजारने के लिए मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करता है, मगर वो एक क्लास फेलो एडा के बारे में कुछ अजीब सा महसूस करता है। हर रोज एडा योका के जाने के बाद अपनी जगह से उठता है, जिससे शू को शक होता है और वो उसका पीछा करता है। जब शो एडा से इसके इरादे पूछता है तो माहौल में संजीदगी आ जाती है। एडा शू के सवालात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन शू को महसूस होता है कि कुछ शुक्र है जिसे एडा छुपा रहा है। बात बढ़ती है और एडा ये भी जिक्र करता है कि वो ये जांचना चाहता है कि योका का साथी कैसा इंसान है। शू गुस्से में उसे दीवार के साथ लगा देता है और जवाब तलब करता है। एडा लापरवाही से बताता है कि योका के यहाँ आने से पहले उसकी बड़ी बहन योका की बॉडीगार्ड थी और अब उसे योका की हिफाजत के लिए मुंतखब किया गया है। एडा की नराली बेफिक्री शू को चुड़ाने लगती है और वो सोच में पड़ जाता है कि इस सूरत हाल में उसका असल किरदार क्या है। रात को शू एडा की बातों पर गौर करता है कि शायद उसे भी योका का मुहाफिज बनना पड़ेगा। वो योका से इस बारे में जिक्र करता है और वो हंसी रोक नहीं पाती। योका मानती है कि एडा के साथ ये अजीब वो गरीब बातचीत इस कदर मुजाहिया है कि उसे हंसे बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। शू साफ दिल से बताता है कि उसने योका की हिफाजत करने वाले शख्स को इस्ताकर समझ लिया था और बलावजा उससे झगड़ा भी कर लिया। योका हमेशा समझदार होने के नाते शू का शुक्रिया अदा करती है कि इसने इसकी हिफाजत की और एतराफ करती है कि शायद उसे एडा से बेहतर बातचीत करनी चाहिए थी, मगर वो मुकम्मल तौर पर भूल गई। वो कहती है कि आखिर में इन्होंने मालूमात का तबादला कर लिया, इसलिए सब ठीक है। शू को मशवरा देती है कि वो एडा को एक आम दोस्त की तरह ले और यकीन दिलाती है कि एडा काबिल भरोसा है। वो कहती है कि एडा की शख्सियत बेपरवाह और शोख दिखाई दे सकती है, मगर इसमें वादारी और जमदारी का मजबूत जज्बा है। शू को ये सुनकर कुछ सुकून मिलता है कि कसूमा खानदान को एडा पर एतमाद है, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी सी है जो खत्म नहीं होती। तब योका बताती है कि एडा बचपन से एक डोजो में तरबियत हासिल करता रहा है और वो अपनी बेपरवाह शख्सियत के बावजूद काफी मेहनती है। शू संजीदगी से कहता है कि योका एडा को काफी अच्छी तरह जानती है, जिस पर योका थोड़ी शर्माते हुए मजाहिया अंदाज में पूछती है कि क्या वो हसद कर रहा है। शू अपने लहजे का एहसास करके इतराफ करता है कि शायद वो वाकई थोड़ा हसद महसूस कर रहा है, जिसे योका दिल ही दिल में पसंद करती है, मगर उसे जाहिर नहीं करती। योका शू को यकीन दिलाती है कि उसकी नजर में वो हमेशा सबसे बेहतरीन दोस्त रहेगा। गुफ्तगू दोस्तियों पर आ जाती है और शू देखता है कि योका क्लास के एक और साथी ताकाहाशी सान के साथ भी अच्छी तरह घुल मिल गई है। वो कहती है कि क्लास में ये ताल्लुकात कुछ पेचीदा होते हैं। एक मौके पर योका की एक दोस्त उससे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉय फ्रेंड है और वो हाँ में जवाब देती है। क्लास के लड़के खुशी से मजाक करते हैं, खुद को योका के बॉय फ्रेंड के लिए नामजद करते हैं, मगर उन्हें जल्दी ही दूसरे लोग चुप करा देते हैं। योका की दोस्त उसे नए कैफे चलने की दावत देती है, मगर वो माजरत करते हुए बताती है कि इसके खानदान का उसूल है कि वो सीधा घर वापस जाए। शू ये सब देखकर सोचता है कि योका बज़ाहिर समाजी मजाज की लगती है, मगर दर हकीकत लोगों से फासला रखती है और स्कूल के मुकाबले में घर में ज्यादा खुली और बेतकल्लफ दिखाई देती है। उस दौरान एडा शू के पास आकर योका और शू की मोहतात फितरत का तकाबिल करता है, जिस पर शू उसे खबरदार करता है कि वो लोगों के ख्यालात को इतनी आसानी से ना पढ़े। एडा की मजीद तज्जिए करने की कोशिश पर शू उसे जल्दी से खामोश करा देता है, ये सोचते हुए कि वो दोनों के ऐसे खानदानों से हैं जो लोगों को अपनी जरूरत के तहत इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, मगर उन दोनों ने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए हैं। शू ने लोगों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है, जबकि योका ने लोगों से फासला बेकरार रखने का इंतखाब किया है। इसी लम्हे एक लड़की ताकाहाशी एच भागती हुई योका के पास आती है और उससे मदद मांगती है कि वो उसे इम्तिहान की तैयारी में मदद करे। वो बताती
बताती है कि इसकी माँ ने उसे खबरदार किया है कि अगर उसने एक भी मजमून में नाकामी हासिल की तो उसका जेब खर्च बंद कर दिया जाएगा। युका ने ताकाहाशी की मदद करने की हामी तो भर ली, मगर वो सोचती है कि क्या वाकई उसे यूं गले लगाना जरूरी था। ताकाहाशी का ख्याल था कि अगर वो योका को गले लगाएगी तो शायद योका की नजर में इसका मकाम बढ़ जाएगा, मगर हकीकत में ये इसका बुरा ख्याल साबित हुआ। शो ये सब देखकर गौर करता है कि ताकाहाशी एक आम घराने से है और उन चंद तलबा में से एक है जो इम्तिहान देकर उस स्कूल में दाखिल हुए हैं। कभी एक बेहतरीन तालिबा हुआ करती थी, मगर अब उसके ग्रेड्स तेजी से नीचे जा रहे हैं क्योंकि इसने हाई स्कूल की जिंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारने का फैसला कर रखा है। योका ये सुनकर हैरान होती है कि कैसे कोई बेहतरीन तालिबी थी दालिम से फील होने की तरफ जा सकता है और फौरन ही एक स्टडी सेशन की तजवीज देती है। ताकाहाशी इस ख्याल से खुश होकर दोबारा योका को गले लगाती है और योका उसे देखकर सोचती है कि ताकाहाशी सबके साथ यकसा सलूक करती है, जो कि उनके स्कूल में बहुत कम है जहां ज्यादातर लोग अपने हालात के बाइस मुहतात हैं। युका का आमतौर पर लोगों से फासला रखने वाला रवैया भी ताकाहाशी पर असरअंदाज नहीं होता। जज्बाती और जिस्मानी दोनों लिहाज से ताकाहाशी शू और एडा को अपने पीछे खड़ा देखकर फौरन ही उन्हें भी स्टडी सेशन में शामिल होने का कहती है। ईडा, जो हमेशा मजाक करने के मूड में रहता है, ताकाहाशी के उनके साथ इस कदर आसानी से शामिल करने पर मुजाहिया तबसरा करता है। योका सोचती है कि शायद शू को शामिल करना एक अच्छा ख्याल नहीं होगा, मगर फिर उसके अच्छे ग्रेड्स को देखकर वो खामोशी से राजी हो जाती है। शू योका की तरफ देखता है ताकि वो तस्दीक कर सके क्या वो इस ख्याल से ठीक है या नहीं, और फिर हामी भर लेता है। आयडा भी बेहरवारज खुशी खुशी साथ जाने को तैयार हो जाता है। रास्ते में ताकाहाशी बताती है कि वो अकेली रहती है, जिससे शू का ध्यान जाता है। शू उसे तस्दीक करता है, मगर ज्यादा जोश से नहीं, जबकि एडा कहता है कि ये बात स्कूल में काफी मशहूर है। शू गौर करता है कि उसके रहने के इंतजामात किसी हद तक एक मौजू बन चुके हैं, मगर वो समझता है कि हकीकत में वो अब अकेला नहीं रहता। ताकाहाशी खुशी से कहती है कि स्टडी सेशन शू के घर पर हो सकता है। इस ख्याल से खुश होती है कि अकेले रहने वाले किसी शख्स का घर देख सकेगी। शू सोचता है कि वो अपने मौजूदा रहाइश के इंतजामात को वजह बनाकर इनकार कर दे, मगर फिर फैसला करता है कि ये इतना बुरा ख्याल नहीं है। मुस्कुराते हुए वो मान जाता है, अगरचा अंदरूनी तौर पर ये समझता है कि युका के भी उसके पीछे कुछ मकासिद हैं और उसके अपने भी कुछ हैं।